सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम साइको एनालिटिकल थेरी बाय यूंग को डिस्कस कर रहे हैं। आज स्पेसिफिकली हम एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी बाय कार्ल यूंग को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कार्ल यूंग जो कि साइको एनालिटिकल थेरिस्ट हैं, जिन्होंने साइको एनालिटिकल थेरी प्रपोज की थी, उनके अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनैलिटी या हमारी शख्सियत मुख्तलिफ या फिर डिस्टिंक्ट और सेपरेट इंटरैक्टिंग सिस्टम्स या फिर एस्पेक्ट से मिलकर बनी है, जो कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनी है। उन सिस्टम्स को हम एस्पेक्ट्स भी कहते हैं, जो कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। सो ये इंटरैक्टिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है जी ईगो, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने भी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी में मेंशन किया था। नंबर 2 पे है पर्सनल अनकॉन्शियस। नंबर 3 पे है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी, लेकिन यूंग की थेरी जो है वो डिफर करती है। इस वजह से उसने अपनी थेरी का नाम साइकोएनालिटिकल थेरी भी रखा और बहुत से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए इन कंपैरिजन विद सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो यूंग के अकॉर्डिंगली एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी हमारे 3 हैं, जो कि नंबर 1 पे है ईगो, नंबर 2 पे है पर्सनल अनकॉन्शियस और नंबर 3 पे है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट था कार्ल यूंग का। सबसे पहले हम ईगो को देखते हैं। द ईगो, यूंग के अकॉर्डिंगली ईगो हमारा कॉन्शियस एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का। यानी ये एक्टिवली जो डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हमारे कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हम जो भी जागते हुए नॉर्मल डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। और ये हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो यूंग ने आगे नाम दिया था, सेंसिंग, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूटिंग, रिमेंबरिंग, परसीविंग, ये इनके साथ डील करती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम फील कर रहे हैं, क्या हम याद कर रहे हैं, क्या हम परसीव कर रहे हैं, हम सेंसेस का इस्तेमाल करके हम क्या चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, क्योंकि ईगो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, और यूंग के अकॉर्डिंगली ईगो सेलेक्टिव वे में एक्ट करती है। यानी जिस एनवायरनमेंट में हम होंगे, ऑब्वियसली हमने किस स्टिमुलाई को अटेंड किया है और किस को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी अवेयरनेस कैसी है उसके बारे में, और हम कितना एक्सपोज हैं। सो इट्स टोटली ऑन द सिलेक्शन कि हम किस चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, और जब भी हम किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के आगे एक्सपोज होंगे, हम उस स्टिमुलाई को अटेंड करेंगे, तो ये हम कह सकते हैं इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। सो ईगो एक्ट्स इन अ सेलेक्टिव वे, शो कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलाई टू विच वी आर एक्सपोज टू। जिस सिचुएशन में हम होंगे वहाँ पे हमने इन्वायरमेंट को कैसे अटेंड करना है, इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन द ईगो दैट हाउ इट डील्स विथ। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ईगो। एंड कंटिन्यूटी, लाइफ के अंदर जो कंटिन्यूटी का प्रोसेस है, हमने कैसे मूव ऑन करना है, चीज़ों को टैकल करना है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। द नेक्स्ट इज द पर्सनल अनकॉन्शियस. The personal unconscious concept is similar to Sigmund Freud concept of pre-conscious. आपको याद होगा कि Sigmund Freud ने levels of personality explain किए थे, जिसमें नंबर 1 पे था conscious, नंबर 2 पे था pre-conscious या फिर subconscious, और जो लास्ट जो था वो unconscious था। और इसी तरह अगर हम system of personality की बात करें, तो Sigmund Freud ने इड, ईगो, सुपर ईगो को सिस्टम्स ऑफ पर्सनैलिटी कहा था, लेकिन कार्ल यूंग ने सिस्टम्स और लेवल्स को मर्ज करके अपने पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, जो कि हमारे सामने है ईगो, द पर्सनल अनकॉन्शियस एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ठीक है, और पर्सनल अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट यूंग के प्री कॉन्शियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं सेम है। According to Jung, personal unconscious is a reservoir of a material that was once conscious but has been forgotten or suppressed because it was trivial or disturbing. ठीक है,
यूंग के अकॉर्डिंगली पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर वो मटेरियल स्टोर होता है या ये स्टोर है उस मटेरियल का जो कि कुछ टाइम पहले तो कॉन्शियस था लेकिन अब वो भूल चुका है एक पर्सन, या फिर वो सप्रेस हो चुका है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन या वो मटेरियल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी या फिर वो डिस्टर्बिंग है। ठीक है, इसलिए वो पर्सन सप्रेस कर देता है या फिर उसे भूल जाता है। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट से जो है वो कॉन्शियस लेवल पर आ सकता है। जब एक पर्सन किसी चीज़ के बारे में लेट्स अज्यूम सोच रहा है, एकदम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि पर्सनल अनकॉन्शियस में थी वो कॉन्शियस लेवल पर आ जाती है और फिर वो उसको वापस अब उसी जगह पर रख देता है जब तक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करता या उसके बारे में रिकॉल नहीं करता। इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो सप्रेस है, जो फॉरगॉटन है, वो पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर होती है, लेकिन उसको रिट्रीव हम कर सकते हैं जब भी हम किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास माइंड में आ जाती है। ठीक है, लेकिन वो जब इस्तेमाल नहीं होगी तो वो वापस अपनी उसी जगह पर चली जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। So students, we can say that personal unconscious carry repressed, forgotten and subliminally perceived experiences of one particular individual। और पर्सनल अनकॉन्शियस का जो डाटा होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है, हर पर्सन का डाटा जो है वो वेरी करेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट पर्सनल अनकॉन्शियस का डाटा यूनिक होगा हर एक का। और यूंग के अकॉर्डिंगली जो डाटा पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। युंग ने कहा है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो इमोशनली टोन कॉन्ग्लोमरेशन है या फिर कलेक्शन है एसोसिएटेड आइडियाज़ की। इसको उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि लेट्स एज्यूम एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस उसकी मदर से रिलेटेड एक ही जगह पर ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, और उसके साथ उसकी इमोशंस अटैच हो जाएंगी। जब भी पर्सन के सामने मदर के जिक्र किया जाएगा या फिर मदर का नाम भी लिया जाएगा या वर्ड मदर उसके सामने उसको सुनाई देगा तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड उसके इमोशनल रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, या उसके माइंड में मदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस एकदम से आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो उसका जो फ्लो थॉट्स का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और वो मदर के बारे में सोचने लग जाएगा। सो युंग ने कहा है कि पर्सनल अनकॉन्शियस में डाटा कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में सेव होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कोई भी ट्रबलसम इवेंट्स हैं वो एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, और जो भी इवेंट्स ग्रुप होते हैं उनके साथ हमने रिलेट करना है कि इमोशनल कोर लाजमी प्रेजेंट हो, यानी इमोशंस को रिलेट करके जब एक्सपीरियंसेस एक साथ ग्रुप होंगे युंग के अकॉर्डिंगली वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक पर्सन की सारे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। और युंग ने कहा है कि कॉम्प्लेक्सेस जो है पैटर्न ऑफ इमोशंस, परसेप्शंस, मेमोरीज और विशेस है जो कि एक कॉमन थीम के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज है। इसमें एक और हम एग्जांपल देते हैं कि एक पर्सन को कॉम्प्लेक्स है दैट ही वांट टू गेन पावर और स्टेटस, तो वो अपने बिहेवियर को उसी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, डायरेक्ट करेगा ताकि वो पावरफुल बन सके और वो बिहेवियर स्पेसिफिकली परफॉर्म करेगा बाय टेकिंग अ पार्ट इन इलेक्शन। अब इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो एक जगह स्टोर होगी, कॉमन थीम है तो इसी कॉमन थीम इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह स्टोर होगी, जिसको युंग ने कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। युंग ने कहा है कि कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ चाइल्डहुड और एडल्टहुड एक्सपीरियंसेस से नहीं आते, बल्कि हमारी जो इंसेस्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से भी कॉम्प्लेक्सेस हमारे डेवलप होते हैं। युंग के अकॉर्डिंगली जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है बेसिकली वो तमाम पिछली स्पीशीज का डाटा भी स्टोर रखता है। तो इस लिहाज से ही हैज सेड दैट कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड एक्सपीरियंसेस के अलावा हमारे जो इंसेस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से भी हमारे बहुत से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। एंड द लास्ट इज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो कि एक अनयूजुअल और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट कहलाता है कार्ल जुंग की थ्योरी का। जुंग के अकॉर्डिंगली ह्यूमन काइंड कलेक्टिवली एज अ स्पीशी
तमाम प्री ह्यूमन इंसेस्टर्स और ह्यूमन इंसेस्टर्स की जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कलेक्टिव अनकॉन्शियस में स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये बहुत डीपेस्ट और लीस्ट एक्सेसिबल लेवल ऑफ साइकी कहलाता है युंग के अकॉर्डिंगली। और युंग ने इसको यूनिवर्सल वर्जन ऑफ पर्सनल अनकॉन्शियस भी कहा है कि ओवरऑल अगर आपने इसको समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है तो इट्स बेसिकली अ यूनिवर्सल वर्जन ऑफ पर्सनल अनकॉन्शियस, जिसमें सारी की सारी प्री ह्यूमन इंसेस्टर्स की और ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है उसको डर लगता है डॉग से। अब ड्यू टू फॉरगॉटन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वो फियर जो है वो कॉन्शियसली तो याद नहीं रहेगा, लेकिन पर्सनल अनकॉन्शियस में वो स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रिस्पॉन्स देगा व्हेन एवर ही इनकाउंटर द डॉग। तो इस लिहाज से युंग ने कहा है कि हमारे अंदर एक साइकिक पोटेंशियल होता है किसी भी चीज़ से जो कि थ्रेटनिंग है उससे डरने के लिए, ठीक है। जब भी सिचुएशन आती है, जब भी प्री डिस्पोजिशन होती है, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम स्टोर हो जाते हैं और एक रियलिटी बना देते हैं। सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक साइकिक पोटेंशियल है जो कि हमारे एंसेस्टर से हम तक आया है। अब कोई भी थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स अज्यूम स्नेक है या डॉग है, तो ऑब्वियसली हम उससे डरेंगे। युंग के अकॉर्डिंगली ये जो हमारा डर का जो पोटेंशियल है ये बेसिकली हमारे आबाओ अजदाद या हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से हमारी तरफ शिफ्ट हुआ है। अब एक पर्सन उस सिचुएशन को किस तरह से एक्सपीरियंस करता है वो डिफर करेगा, ठीक है। अब सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारी डिफरेंट रियलिटीज़ बनाते हैं। हर पर्सन के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो वेरी करेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक साइकिक पोटेंशियल होता है, पहले से मौजूद होता है, और प्री डिस्पोजिशन होती है जब, तो वो एक्सपीरियंसेस हम फॉर्म करते हैं जो कि वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन के हर पर्सन किस तरह से उस सिचुएशन में रिएक्ट करता है। युंग ने हमारी पर्सनैलिटी को प्रिमिटिव पास्ट से लिंक किया था, सिर्फ चाइल्डहुड तक को इसको लिंक नहीं किया, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने चाइल्डहुड पे बहुत फोकस किया कि हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से, लेकिन युंग ने कहा है कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे प्रिमिटिव पास्ट यानी हमारे जो आबाओ अजदाद का जो पास्ट है उससे भी लिंक्ड है या उससे भी अफेक्ट होती है। युंग के अकॉर्डिंगली हर जनरेशन के अंदर बेसिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं और ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं पीपल हैव ऑलवेज हैड अ मदर फिगर and have experienced birth and death, faced unknown terrors in the dark, and worshipped power or some sort of god-like figure or feared of an evil being. So ये सारे के सारे हमारे युंग के अकॉर्डिंगली बेसिक एक्सपीरियंसेस हैं जो कि सेम हैं और जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं। यूनिवर्सैलिटी ऑफ दीज एक्सपीरियंस ओवर countless evolving generations leave an imprint on each of us at birth। और कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सैलिटी है एक्सपीरियंसेस की, ये एक चाइल्ड जब पैदा होता है तो ड्यूरिंग बर्थ जो है वो उसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिटरमिन होता है कि वो दुनिया को किस तरह से परसीव करेगा और किस तरह से रिएक्ट करेगा। Jung said that collective unconscious is responsible for people's many myths। जो myths हम सुनते हैं और legends और religious beliefs वो basically collective unconscious की वजह से ही generation to generation pass on होते हैं। And humans like other animals come in the world with inherited predisposition, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमंस के अंदर इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन होती है कि वो किस तरह से एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऑब्वियसली यूनिक होंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनके अंदर बायोलॉजिकली बेस्ड प्रीडिस्पोजिशन प्रेजेंट होती है सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए और एक्ट करने के लिए। युंग के अकॉर्डिंगली हमारी जितनी भी अनकॉन्शियस नॉलेज होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, या फिर हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं यूनिवर्सल सिंबल्स या आर्कीटाइप्स की फॉर्म में। आर्कीटाइप्स क्या हैं? आर्कीटाइप्स में जो भी डाटा होता है वो
सबकॉन्शियस लेवल पर ड्रीम्स, विजन्स, फीलिंग्स की फॉर्म में आता है, जो कि कल्चर टू कल्चर एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस इन आवर कल्चर थ्रू आर्ट, रिलीजन या फिर सिम्बॉलिक एक्सपीरियंसेस। यूंग के अकॉर्डिंगली जो आर्कीटाइप्स होते हैं ये यूनिवर्सल सिंबल्स या थीम्स कहलाते हैं जो तमाम कल्चर्स में देखे जा सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दी थी यूंग ने आर्कीटाइप्स की, जिसमें मदर, द हीरो, द चाइल्ड, द वाइज ओल्ड मैन, द ट्रिक्स्टर एंड सो ऑन। सो यूंग ने कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने आर्कीटाइप्स की रखी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए और किस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूड है वो भी एक्सप्लेन किया। यूंग के अकॉर्डिंगली जो आर्कीटाइप्स होते हैं वो कॉमन एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के, जो कि तमाम एंसेस्टर्स या ओवरऑल जनरेशन्स टू जनरेशन्स देखे जा सकते हैं, जो कि कॉमन होते हैं। और यूंग ने इन आर्कीटाइप्स को सेपरेट सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी का नाम भी दिया है कि ये पर्सनैलिटी के सब सिस्टम्स होते हैं। आर्कीटाइप्स अलग से जो है वो एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप्स जो कि यूंग ने एक्सप्लेन की थी अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स जो कि यहाँ पे मेंशन है। और यूंग के अकॉर्डिंगली ये कॉमन एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस का, तो ऑब्वियसली उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंट आर्कीटाइप्स को। आई होप आपको एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर्कीटाइप्स को डिस्कस करेंगे। So students, under the topic or heading of aspects of personality we have discussed ego, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और आज हमने कॉम्प्लेक्सेस को भी डिस्कस कर लिया है। एटीट्यूड्स या टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स को हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और साइकोलॉजिकल फंक्शंस और साइकोलॉजिकल टाइप्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं अलग वीडियो में। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय कार्ल जंग के नाम से, और ये सारी वीडियोस जो हैं वो वहाँ पर अपलोडेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आर्कीटाइप्स का है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। एंड आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी एम्बिग्विटी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।